हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के रिवाइज सिलेबस के बारे में। हालांकि इसके बारे में आपने काफ़ी बार कई जगह से सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, मगर मैंने महसूस किया है कि अभी भी बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन है सिलेबस को लेकर, मेनली एनसीईआरटी को लेकर के। एक्चुअली में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। हर कोई आता है और आपको ये बता देता है कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें क्या चीज़ एक्चुअली में नहीं पढ़नी है, कौन सा एक्सरसाइज हमें छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, इसके बारे में मेनली बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि क्या इसका फ्यूचर में असर पड़ने वाला है। अगर कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है और 11th और 12th में वो मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट लेने वाला है, तो क्या उसे यहाँ पर कोई टॉपिक छोड़ देना चाहिए, आगे जाके क्या उसका असर नहीं पड़ेगा उसको। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी वाकई में क्या करें, पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स हम इस सेशन में क्लियर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके पहले चैप्टर की, जो कि है रियल नंबर, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। ये छोटा सा टॉपिक है, मगर मुझे लगता है ये छोटा सा टॉपिक अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कुछ लोगों के हिसाब से जिन्होंने इसको हटा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये चैप्टर देख चुके हैं तो आपको मालूम है कि पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है और ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सोचो, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में है क्या। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक कोशिएंट और एक रिमाइंडर आता है आपके लाइफ में। अब आप सोचो, डिवीजन हमारे लाइफ में मैथमेटिक्स में क्या कभी खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो क्या हमें इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि नहीं, मत छोड़ो, पढ़ लो, आगे काम आएगा। और आगे इसी चैप्टर में बहुत जगह इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर या ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, पेपर में नहीं आएगा, इसका मतलब है कि पेपर में इससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट इनडायरेक्टली तो इसका एप्लीकेशन आप देख रहे हो आगे, इसी चैप्टर में आगे बहुत सारे टॉपिक्स में इसका एप्लीकेशन है। तो डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस पर बेस्ड आपका जो एक्सरसाइज है 1.1 वो ना पढ़ें एनसीईआरटी का, बस इतना सा काम करें। बट नॉलेज के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपसे क्या टॉपिक रिमूव किया गया है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका एक एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अगर आप इसको ना पढ़ें, बट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। तो मैं कहूँगा कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थ्योरी वाइज, इसके कॉन्सेप्ट वाइज इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज के नाम पे 2.3 मत करिएगा, ठीक है। मैं बहुत ही प्रिसाइज रहूँगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें करूँगा, क्योंकि ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा नई नहीं है। इसके बारे में आप पहले भी कई जगह सुन चुके होंगे, तो आप अपना मन बना चुके होंगे। बस मैं आपको एक डायरेक्शन देने आया हूँ कि आपको बेसिकली अभी करना क्या चाहिए। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 1-2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। और जब वो क्लास में पूछते हैं कि सर ये टॉपिक तो हटा दिया, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको उस समय ये रीज़न यही बताता हूँ कि बेटा ये टॉपिक अभी इस साल के लिए हटाया गया है, सिर्फ कोविड के वजह से, ये परमानेंटली नहीं हटाया गया। और आप क्लास 10th में हो, अगर आप क्लास 11th में जाके मैथमेटिक्स लोगे और कोई टॉपिक अभी आपका आगे जाके 10th में इंटर रिलेटेड है और आगे जाके 11th में कनेक्ट होगा या 12th में कनेक्ट होगा, तो वहाँ पर जो टीचर है, वहाँ पर वो टीचर ये सोच के पढ़ाता था अभी तक कि 10th में आपने ये चीज़ पढ़ी है तो मैं आपको इसके आगे ले चलता हूँ। बट कोविड की वजह से जब आपको ये चीज़ आप यहाँ नहीं पढ़ोगे तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करें कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल चीज़ें अगर कुछ भी हैं तो उसे आप पढ़ लें, ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली आपको 2.3 जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का वो छोड़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है।
इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाया गया है, तो आपको मालूम है कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें x और y के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन आपको दी जाती है, एक इक्वेशन x और y का रहेगा, दूसरा इक्वेशन भी x और y का रहेगा, दो अननोन है, दो इक्वेशन आपको मिलते हैं और आपको उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको मालूम है इलिमिनेशन मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपके पास, ग्राफिकल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक मेथड है, तो अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। फिर भी मैं कहूँगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लो। क्यों? क्योंकि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये मेथड थोड़ा काम आता है ना, ये मेथड आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब आपको कहीं पर लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल मिलता है तो इसको पढ़ने में कोई ऐसा नहीं आपका पूरा दिन निकल जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको 5, 10, 15 मिनट लगेंगे, वो आप समझ सकते हो। हाँ, इसके ऊपर बेस्ड अगर कोई एक्सरसाइज है, जैसा कि एनसीईआरटी में 3.5 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, वो छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा आपको इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हटा दिया गया है। और अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हो या आपके घर में कोई एल्डर्स हो जो आगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की हो, उनको आप पूछना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में है, 12th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको क्लास 10th में पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम भी आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। बेसिकली बस पेपर में नहीं आएगा, इसलिए पेपर के लिए जब आप आखिरी के 2-3 महीने में जब आप रिवाइज करना शुरू करते हो उस समय मत पढ़ना, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में वो सवाल छोड़ देना, ठीक है। मगर इस चैप्टर को पढ़ लेना, इस टॉपिक को भी पढ़ लेना, क्योंकि आगे काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। बट आपको क्या नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में? एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 to 11, 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5, ये आपको छोड़ना है, ठीक है। और डरिए मत, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी आप सिर्फ सुन लो कि एक्चुअली में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आगे हमारे 11th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो आगे मैथ्स लेना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हटाया गया? एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। SN का जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 d, a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, है ना। तो इससे रिलेटेड अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो वो हटाने के लिए कहा गया है, जो कि एक्सरसाइज आपका 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक और 5.4 एक्सरसाइज इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसके सवाल इससे रिलेटेड है, इसमें मिलेंगे आपको, तो ये आप छोड़ दीजिएगा, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लीजिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टॉपिक हटाया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया निकालते हो आप, वो टॉपिक हटाया गया है और इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 पूरा का पूरा हटा दिया गया, वो मत पढ़िएगा, आपका टाइम बचेगा। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, आपको मालूम है। अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप उसकी मदद से एरिया निकाल सकते हो। अगर आपका बेस पता है, हाइट पता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो, ठीक है। साइन रूल से निकाल सकते हो, तो एरिया बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज 7.3 नहीं करना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर ट्राइंगल टॉपिक जो हटाया गया है वो है प्रूफ। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो एरिया का रेशियो होता है वो उस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रूफ यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इनके प्रूफ नहीं पढ़ना है, यानी कि इनके प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, मगर इनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक है, और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। आगे ट्रायंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आगे 11th-12th में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो मेरा सजेशन है कि आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। और ये सब चीज़ें जो इन्होंने हटाई हैं, ये कह के कि 30% हम रिड्यूस कर रहे हैं, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमूव भी नहीं की इन्होंने, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें रिमूव की हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बेसिकली वो आपको काम आएगा आगे चलकर। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज 6.4 बिल्कुल मत पढ़िएगा। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर्कल्स, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बिल्कुल पढ़ लेना आप, ठीक है। आगे आपके 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में वैसे भी बोरिंग चैप्टर होता है ये, तो अगर कुछ हटाया गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल वाला जो टॉपिक है वो हटाया गया है, तो बिल्कुल मत पढ़ना। एक्सरसाइज 11.1 है, छोड़ देना बिल्कुल, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे ही नहीं हम। फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपका टॉपिक हटाया गया है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री को जहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है उसको हटाया गया है। क्या करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, तो इससे एक्सरसाइज को रिलेट नहीं करती, ठीक है, पहली चीज़। आगे देखो एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हटाया गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक हटाया गया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, डिलीशन कुछ, मतलब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कौन सा एक्सरसाइज हटाया है, मतलब नहीं पढ़ना चाहिए आपको। आगे देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में देखो साफ साफ बोला नो डिलीशन। अब मुझे बताओ, हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक्चुअली में क्या होता है, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वहाँ पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने पहले के चैप्टर्स में जो टॉपिक बोले मत पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा सवाल बेस्ड है। अब और हाइट एंड डिस्टेंस में बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हटाया गया, वो पढ़ना है आपको, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इनको खुद भी है शायद से। तो मेरा कहना ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पढ़ो। अब उसका कारण दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि 11th में आगे चलकर 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्री। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से सवाल पूछा जाता है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। और 10th क्लास में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो 11th-12th में आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आगे जाके इसका एक्सपेंशन होता है। तो जो ये 10th में आप पढ़ते हो वो बेसिक का काम करता है, तो इसलिए बिल्कुल भी इस चैप्टर को छोड़िएगा मत, बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, तीनों टॉपिक, तीनों चैप्टर पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर कोई सर्कल है और एक सेक्टर में बनाता हूँ थीटा एंगल का, तो आपको उसका एरिया निकालना हो, तो आपको उसका एरिया क्या है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल पूरा घूमा 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर, थीटा घूमेगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब उस थीटा की वैल्यू 120 हो, 90 हो, 180 हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इससे कोई रिलेटेड हमें अगर हटाया जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक्सरसाइज वाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है, मत पढ़ना भाई, मत पढ़ना, सिंपल है। मगर ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो, बट ठीक है, हटा दिया तो कोई बात नहीं। इसका मतलब 120 डिग्री जब कुछ और आएगा तो करना है कि हाँ बिल्कुल करना है, ठीक है। आ जाओ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका एक टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हटाया गया और ये ठीक है, हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि आगे चलकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे तो फ्रस्टम का क्वेश्चन वहाँ पर दिखता है, मगर वो भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी में दिखता है, कभी कभार आता है, और कभी कभार आता है तो लोग पढ़ते नहीं है, और जब आता है तो फिर बनता नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। उसमें वे पढ़ लेना, फ्रस्टम का क्वेश्चन अगर आ गया तो दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत कम आता है, लोग पढ़ते भी नहीं है, लोग पढ़ाते भी नहीं है। तो इसको अगर हटा दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको जब टाइम मिले तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा। फ्रस्टम एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, कोन अगर है तो कोन को अगर आप कट कर देंगे तो एक बाल्टी जैसा शेप बन जाता है वो, तो वही फ्रस्टम होता है, ठीक है। तो उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं और उसका डेरिवेशन आप देख लेना, उसके फॉर्मूलेज आप याद कर लेना, क्योंकि वो आगे आपको काम आएगा, ठीक है। चलो, बट अभी यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको परेशानी नहीं है,
तो अभी आप इसको अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, आखिरी वाला एक्सरसाइज होगा, कुछ अगर आपको सवाल मिले तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट इसमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं स्टैटिक्स का। स्टैटिस्टिक होगा वैसे ये स्टैटिस्टिक। इसमें आपके जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं वो है आपका स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 14.1 में जो कि स्टेप डिविएशन मेथड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको 14.1 में मिलता है उसे मत पढ़िएगा, और 14.4 एक्सरसाइज मत पढ़िएगा पूरा, ठीक है। तो इसको अगर हटा दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। फ्यूचर में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आपको इसका, तो आप इसको नहीं भी पढ़ते हो तो चलेगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। छोड़ सकते हो बिना टेंशन के, आप इसको छोड़ सकते हो। आखिरी में आते हैं प्रोबेबिलिटी पर, लास्ट चैप्टर है हमारा, और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं हटाया गया है, कुछ भी नहीं हटाया गया, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 11th-12th में भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। और प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है कि अगर आप अभी इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आगे 11th-12th में आपको और समझ में नहीं आएगा, तो ये आपको लगेगा बड़ा टफेस्ट, जबकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी। अगर आपको कोई अच्छे से पढ़ाने वाला मिल जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। तो इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैंने आपको बहुत ही कम समय में कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ये बता दूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फ्यूचर में कौन से चैप्टर 11th-12th में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल अगर मैं समरी करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि क्लास 10th में प्लीज़ मैथमेटिक्स में कुछ भी मत छोड़िएगा, सब पढ़ लीजिए। हाँ, अगर कोई टॉपिक आपको खुद भी बोरिंग लग रहा है, खुद भी थोड़ा टफ लग रहा है और आपको लग रहा है पेपर में भी नहीं आ रहा है, तो उसको फिर मत पढ़ना। एक्सरसाइज के हिसाब से तो बिल्कुल मत पढ़ना। हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करना कि सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। अगर दिक्कत जा रही है तो ठीक है, बाद में देख लेना उसको, क्योंकि पेपर में तो नहीं आ रहा। बट एक्सरसाइज वाइज तो बिल्कुल छोड़ देना, अगर कुछ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई सवाल है वो मैंने आपको बता ही दिए। बट कोशिश ये करो कि 10th में मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो उतना गेन कर लो, क्योंकि आगे अगर आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो वहाँ पर 10th की मैथमेटिक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपका बिल्कुल बेस की तरह काम करेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपको आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इसी तरह के कुछ आपकी परेशानियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आप YouTube पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।